नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थॉट ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। क्लास 12 के राजनीति विज्ञान विषय में हमारा जो पहला अध्याय चल रहा है शीत युद्ध का दौर, उस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है आज का वो होगा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इस टॉपिक के अंदर हम दो ध्रुवीयता का जो आरंभ हुआ था, यूरोप महाद्वीप से जो राजनीति शीत युद्ध की प्रारंभ होती है, उसी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यानी विश्व दो गुटों के अंदर किस प्रकार से विभाजित हुआ, इसका आज हम दो ध्रुवीयता का जो आरंभ हुआ था वो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है या यूरोप की राजनीति से संबंधित है। इस घटनाक्रम के अंदर क्या हुआ था, किस प्रकार से यूरोप दो खेमों के अंदर विभाजित हुआ था, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जब दोनों महाशक्तियां ने अपने गुट बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया था, इसके पीछे विभिन्न जो देश थे उनकी भी कुछ मजबूरियां थी। यानी विश्व पूर्ण रूप से दो खेमों में बंट गया था। दोनों खेमों के अंदर होड़ मच गई। क्या होड़ थी कि अपने ग्रुप को कैसे बढ़ाया जाए या एक संगठन अपने ग्रुप को किस प्रकार से प्रभावित करे ताकि दूसरे संगठन को अपने आप ही उसके अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसका विकास हो सके। दूसरा, जो छोटे राष्ट्र थे, जो यूरोप महाद्वीप के छोटे देश थे, छोटे देशों को इसके बदले में क्या मिलने वाला था? सुरक्षा। यानी छोटे देश जब नव स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुए थे तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपनी सुरक्षा को कायम कैसे रखे। इसलिए उन देशों ने महाशक्तियों के पक्ष में वो जाने का प्रयास करने लगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व दो भागों में किस प्रकार विभाजित हुआ। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यूरोप का विभाजन है वो किस प्रकार हुआ। देखिए, यूरोप का जो विभाजन है उसमें सबसे पहला ग्रुप बना पश्चिमी गठबंधन और दूसरा प्रमुख जो ग्रुप बना पूर्वी गठबंधन। इसको हम सामान्य तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूरोप जो महाद्वीप था वो दो भागों में विभाजित हुआ। एक को हम कह सकते हैं पश्चिमी गठबंधन और दूसरे को हम कहेंगे पूर्वी गठबंधन। ये गठबंधन कहां से प्रारंभ हुआ इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जर्मनी का विभाजन हुआ था। तो जर्मनी का विभाजन होने के बाद पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के विभाजन के बाद यह यूरोप का विभाजन है वो अस्तित्व में आया। पहला जो ग्रुप था पश्चिमी गठबंधन, पहला जो गठबंधन आपका बनता है पश्चिमी गठबंधन, इसके अंदर उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया। इस गठबंधन के अंदर किस प्रकार से क्या रहा उसका हम थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। आपका जो पश्चिमी गठबंधन था उसका नेतृत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका ने या अमेरिका ने उसका नेतृत्व किया था। इसके अंदर किस प्रकार से सदस्यों को शामिल करने की ये शर्तें रखी गई कि जो भी सदस्य देश इस ग्रुप में शामिल होगा उसको सुरक्षा और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन शर्तों के कारण बहुत सारे देशों ने पश्चिमी गठबंधन के अंदर अपने आप को शामिल कर लिया। इस गठबंधन की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। 1949 में जो आपका पश्चिमी गठबंधन है इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए एक संधि हुई थी, उसे उत्तर अटलांटिक संधि के नाम से जाना जाता है, जो नाटो, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? नाटो के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संधि के अंतर्गत कुल 12 सदस्य इस संगठन के अंदर सम्मिलित हुए थे। उन 12 सदस्यों के हम नामों की चर्चा करेंगे। देखिए, एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि नाटो के अंदर कितने सदस्य देश थे, नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसके ऊपर हम संक्षेप में देखेंगे। नाटो के कुल 12 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, ग्रीस, तुर्की, लक्समबर्ग, ये 12 सदस्य नाटो के सदस्य थे। अब इसके अंदर शर्त क्या रखी गई? देखिए, संधि के अंतर्गत दो वादे किए गए। हम बात करेंगे कि संधि के अंदर शर्तें क्या रखी गई। इस संधि के अंदर दो वादे किए गए या दो शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये रखी गई सुरक्षा, कि उत्तरी अमेरिका के अंदर या उत्तरी अमेरिका का जो भाग था उस भाग के जो भी देश इस संगठन में शामिल होंगे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा के साथ साथ अगर उनको आवश्यकता होने पर उनको आर्थिक सहायता का भी वादा किया गया। यानी
इस संगठन के अंदर क्या शर्तें रखी गई। उत्तर अटलांटिक संधि के अंदर यह शर्त रखी गई कि जो भी सदस्य देश है उनकी सामूहिक सुरक्षा का वादा किया गया। दूसरा, जो भी देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर है या जिन देशों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उनको ये संगठन आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरी शर्त ये रखी गई कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं, नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, अगर उनमें से किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो वो पूरे संगठन के ऊपर हमला माना जाएगा। इसलिए बहुत सारे देशों ने, यानी ये जो 12 सदस्य देश थे, इन्होंने इन शर्तों के आधार पे इस गठबंधन में शामिल होने स्वीकार किया था। तो हमें यह समझना है कि पश्चिमी गठबंधन को किस नाम से जाना गया। पश्चिमी गठबंधन को एक छोटा नाम या शॉर्ट नाम नाटो के नाम से जाना गया। नाटो की स्थापना वो कब हुई थी? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था, या हम इसे कह सकते हैं जो पश्चिम के देश थे उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया था। नाटो में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित थे? 12 सदस्य देश इसके अंदर सम्मिलित थे, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से देश थे जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे सदस्य नाटो के सदस्य थे। तो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत ये जानना है कि जो यूरोप का विभाजन हुआ था उस विभाजन के अंदर दोनों ग्रुपों ने किस प्रकार से अपने गठबंधन को आगे बढ़ाया और किस प्रकार की शर्तों से जो सदस्य सम्मिलित हुए थे उनको प्रभावित करने के बाद हम अगला जो गठबंधन था पूर्वी गठबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वी गठबंधन मुख्य रूप से जो सोवियत संघ था उसके नेतृत्व में पूर्वी गठबंधन का निर्माण किया गया था। यूरोप का जो हमने विभाजन की बात कर रहे हैं कि यूरोप का विभाजन 2 ग्रुपों में हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व है वो सोवियत संघ रूस के द्वारा किया जा रहा था। पूर्वी गठबंधन की स्थापना 1955 में हुई थी और इसकी स्थापना के बाद इसका नाम वार्सा पैक्ट रखा गया। वार्सा पैक्ट के सदस्य जितने भी सदस्य देश थे उनका उद्देश्य क्या था? जिस प्रकार से पश्चिमी गठबंधन के अंदर जो देश शामिल थे या पश्चिमी गठबंधन का जो भी सदस्य थे उनका उद्देश्य उसी के समान इसका उद्देश्य ये था कि नाटो में शामिल यूरोप के जो भी देश हैं, यानी नाटो में शामिल यूरोप के जो भी देश है उनका सामना करना। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि पश्चिमी गठबंधन का उद्देश्य क्या था कि जो भी देश उसमें सम्मिलित है, नाटो के अंदर जो देश सम्मिलित हैं उनका सामना, वार्सा पैक्ट के सदस्यों का सामना करना, यानी विपरीत था दोनों का। वार्सा पैक्ट के अंदर कुल सदस्य देशों की संख्या 8 थी, जिनमें मुख्य रूप से पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, सोवियत संघ और याल्टा। इन सदस्यों ने जो ग्रुप बनाया था उन सदस्यों का भी एक ही उद्देश्य था। क्या था? कि नाटो के देशों का सामना करना, और इन देशों को भी यही प्रलोभन दिया गया, आर्थिक सहायता का प्रलोभन दिया गया, सैनिक सहायता का प्रलोभन दिया गया। देखिए प्रलोभन देने का क्या कारण था? दोनों ही गुटों ने प्रलोभन क्यों दिया? क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले भी जो ग्रुप थे उनसे कुछ जो देश जो उपनिवेश थे, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के बहुत सारे देश उपनिवेश थे, उस उपनिवेशीकरण के दौर के अंदर जो नव स्वतंत्र देश थे उन देशों को आपस में उनका जो टकराव था, यानी आपस के टकराव से बचने के लिए जो छोटे देश थे वो इन गठबंधनों में शामिल होने लगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी छोटे देश थे, जैसे बात करें हम पोलैंड की बात करें या रोमानिया की बात करें, ये देश किसी न किसी रूप में ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। वहाँ से आज़ाद होने के बाद इन देशों के सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई? आर्थिक समस्या और सैनिक समस्या। तो इससे छुटकारा पाने के लिए छोटे देशों ने क्या किया? दोनों गठबंधनों में शामिल होने का प्रयास किया, और महाशक्तियों ने भी क्या किया कि इन देशों को लालच के माध्यम से अपने में सम्मिलित करने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही गठबंधनों को भी आवश्यकता थी और छोटे देशों को भी आवश्यकता थी कि वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर अपने आप को शामिल करें। तो पूर्वी जो गठबंधन था
उसके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है पूर्वी गठबंधन में, देखिए जो आपका छोटा क्वेश्चन अगर इनमें से पूछा जाएगा तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन था। सोवियत संघ था। पूर्वी गठबंधन की स्थापना किस नाम से हुई थी? वार्सा पैक्ट के नाम से हुई थी। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। वार्सा पैक्ट में कुल सदस्य देश कितने थे? 8 सदस्य देश थे। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 8 सदस्य वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। अब बात करते हैं कि यूरोप के अलावा, यानी यूरोप के अलावा इन दोनों गठबंधनों ने यूरोप के बाहर की बात करें कि यूरोप के बाहर इन्होंने किस प्रकार के संगठन बनाए और किस प्रकार यूरोप के बाहर की राजनीति को प्रभावित किया। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने जो यूरोप के बाहर क्या प्रयास किया था। अब यूरोप से बाहर की बात आती है तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी एशिया की बात लेते हैं कि पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि के नाम से जाना गया। यानी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि का निर्माण किया गया जिसे सिट्टो कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि जो अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए कौन से संगठन का निर्माण किया था? सिट्टो का निर्माण किया था और इसकी जो केंद्रीय संधि थी उसको सेंटो के नाम से जाना गया। इसी प्रकार दूसरा जो गठबंधन था सोवियत संघ। सोवियत संघ ने एशिया के अंदर किस प्रकार से अपना गठबंधन बनाया? सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ गठबंधन करके इनको अपने में सम्मिलित करने का प्रयास किया। देखिए एशिया महाद्वीप की जब बात आती है, जिस प्रकार से भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उसी प्रकार से ये देश भी किसी न किसी के उपनिवेश थे। उपनिवेशीकरण की राजनीति जब समाप्त हुई, जो उपनिवेशीकरण समाप्त हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नियंत्रण की जो राजनीति थी, या हम कह सकते हैं कि सैनिक शक्ति इनके पास इतनी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, तो धीरे धीरे से ये देश स्वतंत्र होने लगे। और इसके बाद इनके सामने क्या समस्या आई? वही आर्थिक और सैनिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इससे बचने के लिए इन देशों ने किसी न किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए उचित समझा। तो कहने का मतलब ये होगा कि यूरोप का जो विभाजन है वो दो महत्वपूर्ण ग्रुपों में हुआ, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन उत्तरी अमेरिका का भाग हो गया और पूर्वी गठबंधन के अंदर सोवियत संघ से जुड़े हुए जो भाग थे, जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था थी, जिन देशों ने साम्यवाद को अपनाया वो पूर्वी गठबंधन में सम्मिलित होते गए। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस शीत युद्ध के दौर के अंदर इनमें से बहुत सारे जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो थॉट ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी होगा, उससे आपको ये नोट्स है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे इस पूरे यूरोप का जो विभाजन है, इसको हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप में आपको स्पष्ट यानी एक विभाजन है वो पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम मैप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, हम मैप के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक तरीके से यूरोप का विभाजन है वो किस प्रकार था। हम देखेंगे कि जो नाटो के सदस्य हैं, मैप के अनुसार येलो जो कलर्स के अंदर नाटो के सदस्य देश दिखाए गए हैं, जिस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क, नीदरलैंड, ग्रीस, तुर्की, लक्समबर्ग, ये सभी के सभी सदस्य हैं वो जो नाटो के सदस्य थे। अब कुछ जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तटस्थ देश थे, यानी ये किसी ग्रुप में शामिल नहीं थे। उसी प्रकार हम देखेंगे जो रेड कलर्स के अंदर जो दिखाई दे रहा है, मैप का जो आधा भाग रेड कलर्स का दिखाई दे रहा है, जिसको हम पूर्वी जो गठबंधन है उसको पूर्वी गठबंधन कह सकते हैं। इसके अंदर जो सम्मिलित देश थे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, सोवियत संघ। तो मैप के द्वारा हमें यह समझने का प्रयास करना है कि वास्तविक रूप से यूरोप का विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ था, कौन से देश कौन से संगठन के अंदर सम्मिलित थे। वार्सा संगठन के सदस्यों को इसमें अलग तरीके से जैसे दर्शाया गया है और उसी प्रकार नाटो के सदस्यों को इसमें अलग तरीके से समझाया गया है। तो ये आपको समझने में बहुत ही माध्यम से हमने यूरोप के विभाजन को समझने का प्रयास किया।
आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक के मैप के द्वारा ही हमने इसको समझा है कि किस प्रकार से पूर्वी यूरोप और हम पश्चिमी यूरोप को के अंदर ये जो अलग अलग जो ग्रुप बने हैं उसको दर्शाने का प्रयास किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे आने वाली जो रेगुलर क्लासें हैं वो आपको ऐसे इसी प्रकार से कंटिन्यू हमारे वीडियोज़ प्राप्त होते रहेंगे। तो आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जो कठिन जो टॉपिक लग रहे हैं वो उनको बहुत ही आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।